नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने देखा साइनोबैक्टीरिया और हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया के बारे में, लेकिन बीच में ही वीडियो कट हो गया। वहीं से आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया कुछ पार्ट इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, उसी को क्रमशः आप यहां पर देखेंगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस। यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट है, क्योंकि किंगडम मोनेरा में आते हैं और किंगडम मोनेरा में आने वाले सभी जीव प्रोकैरियोट है। साइनोबैक्टीरिया में कोशिका के अंदर और भी कोशिकांग होते हैं, लेकिन हमने जो हमारे काम का है वो बनाया है। और ये जो कोशिकांग यहां पर है इन्हें कहेंगे थाइलेकोइड। यहां मैं फिर से लिख देता हूं, क्या नाम है इनका? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्लियर है? ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बाउंड थाइलेकोइड है, ये आपको याद रखना है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए थाइलेकोइड पाए जाते हैं। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो यू बैक्टीरिया के अंदर जो थाइलेकोइड होंगे वो साइटोप्लाज्म में कहीं भी बिखरे हुए रहेंगे, लेकिन यहां साइनोबैक्टीरिया में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बाउंड थाइलेकोइड होंगे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? डायग्राम से साफ पता लग रहा है। और ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, आप भी जानते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, विलाक्षणिक गुण है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, नेक्ड डीएनए पाया जाएगा और इस नेक्ड डीएनए को न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। क्लियर है? देखिए, इस थाइलेकोइड को मैंने यहां पर बनाया है और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में इसी थाइलेकोइड पर पिगमेंट या वर्णक पाए जाएंगे। अब कौन कौन से वर्णक है? एक पिगमेंट जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, एक और पिगमेंट ग्रीन कलर का, एक और पिगमेंट रेड कलर का। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हो सकता है। नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। इसका मतलब ब्लू और ग्रीन दो ही पिगमेंट होने चाहिए, लेकिन इसी ब्लू ग्रीन एल्गी में ब्लू और ग्रीन इन दोनों पिगमेंट के अलावा एक और पिगमेंट होगा और वो कौन सा है? रेड। ये याद रखना है और इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है और कंफ्यूजन में बच्चे गलत जवाब भी देते हैं। कैसा क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल है साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड थाइलेकोइड पाए जाएंगे। इस थाइलेकोइड में 3 टाइप के पिगमेंट होंगे, ब्लू, ग्रीन और रेड। ये रेड आपको याद रखना जरूरी है। नील हरित शैवाल के अंदर लाल रंग का वर्णक या पिगमेंट भी पाया जाता है। क्लियर है बात? देखिए, ब्लू कलर का है उसका नाम है फाइकोसाइनिन, ग्रीन कलर जिसकी वजह से है वो है क्लोरोफिल ए, और लाल कलर का जो है उसका नाम है फाइकोइरिथ्रीन। ब्लू ग्रीन एल्गी के मेम्ब्रेन बाउंड थाइलेकोइड में 3 टाइप के पिगमेंट, ब्लू के लिए फाइकोसाइनिन, ग्रीन के लिए क्लोरोफिल ए और रेड के लिए फाइकोइरिथ्रीन। ये पिगमेंट का नाम आपको जरूर याद रखना है। क्लियर है बात? आगे देखिए, नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित जो वर्णक है या पिगमेंट है उसमें क्या क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर और फाइकोइरिथ्रीन रेड कलर। क्लियर है? अब एग्जाम का क्वेश्चन ये है, एक सी है, सागर है, लाल सागर, रेड सी, और इस लाल सागर का लाल रंग, रेड सी का रेड जो रंग है वो कौन से शैवाल की वजह से दिखाई देता है?
लाल सागर का लाल रंग कौन से शैवाल की वजह से दिखाई देता है? बच्चे कई बार कंफ्यूजन में रेड एल्गी कर देते हैं, लाल शैवाल कर देते हैं, जो रोडोफाइसी से संबंधित है। आपको याद होगा थेलोफाइटा की क्लास है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंटोफाइसी, और थेलोफाइटा किंगडम प्लांटी में आता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि लाल सागर का लाल रंग लाल शैवाल के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेड सी का रेड कलर ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रिकम। और इस ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिकम में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फाइकोइरिथ्रीन। इसकी वजह से यह लाल रंग देता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रख लें। लाल सागर का लाल रंग लाल शैवाल की वजह से नहीं, नील हरित शैवाल की वजह से है, और उस नील हरित शैवाल का नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रिकम। और इसमें कौन सा पिगमेंट होगा? फाइकोइरिथ्रीन, जो कौन से रंग का होता है? रेड कलर का। और इसी शैवाल के कारण रेड सी का रंग रेड दिखाई देता है, लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। आराम से इस स्लाइड को देखिए। आगे चलते हैं, देखिए आगे हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, N2 फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। यहां से भी बहुत बार अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रत्येक वीडियो आप देख रहे हैं और इस स्तर पर आप हैं कि आप समझ भी पाते हैं कि कौन आपको क्या पढ़ा रहा है। ये सभी वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा कि इस कंटेंट को केवल रिवाइज करने की जरूरत है। जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ आपके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, अगर आपने बिना इधर उधर का दिमाग लगाए केवल इमोशंस के साथ इनको पढ़ा और रिवाइज किया, तो फिर बायोलॉजी के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये मैं नहीं, अगर आप पढ़ते पढ़ते इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप खुद भी कहेंगे। क्लियर है बात? देखिए, N2 फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहां से क्या याद रखना है? पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? वातावरण की नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना। वातावरण की नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। और ये अमोनिया आगे चलकर अमीनो एसिड और नाइट्रेट में बदल जाती है। और ये जो नाइट्रेट है ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो यहां से तो आपको यही याद रखना है कि N2 फिक्सेशन कहेंगे किसे? नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन। अब इस N2 फिक्सेशन की जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसको मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। N2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हाइड्रोजन प्लस 16 एटीपी, मोलिब्डेनम और आयरन, ये दो आयन का इस्तेमाल होगा। एक एंजाइम का भी इसमें यूज होगा, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये देखिए, और क्या बन जाएगा? 2 अमोनिया, हाइड्रोजन, 16 एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पिछले ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान कितने एटीपी का यूज होता है। देखिए, 1 मोल, यहां पर नाइट्रोजन कितनी है? 1 मोल। तो 1 मोल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कितने एटीपी का इस्तेमाल होता है? 16 एटीपी का। इसके लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है? मोलिब्डेनम और आयरन। कौन सा एंजाइम आवश्यक है? नाइट्रोजिनेज। और क्या है N2 फिक्सेशन? नाइट्रोजन का किसमें बदलना? अमोनिया में। बस एक चीज और याद रखना, 1 मोल नाइट्रोजन से क्या बन रहे हैं? 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं और 16 एटीपी खर्च हो रही है। मोलिब्डेनम और आयरन तत्व है जो इसमें काम में आएंगे, और एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम।
ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एन टू फिक्सेशन के लिए जरूरी एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। यहां मैंने एक सेल बनाई है, और ये जो सेल है ये साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है। देखिए, और ऐसा नील हरित शैवाल है जो एन टू फिक्सेशन करता है। ऐसा साइनोबैक्टीरिया जो एन टू फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऐसे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की जो डीएनए है उसमें एक जीन पाई जाती है, निफ जीन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है उसके अंदर कौन सी जीन होगी, उसके डीएनए में कौन सी जीन होगी? निफ जीन, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग जीन, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग जीन, निफ जीन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया एन टू फिक्सेशन कर रहा है, उसके न्यूक्लियोइड के अंदर जो जीन है वो निफ जीन है, नाइट्रोजिनेज या नाइट्रोजन इंड्यूसिंग जीन। और ये जीन नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण या सिंथेसिस को उद्दीपित करता है या स्टिमुलेट करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो निर्माण है, जो संश्लेषण है, जो सिंथेसिस है, उसको स्टिमुलेट या उद्दीपित करने का काम कौन सी जीन करेगी? निप जीन, जो किसके अंदर पाई जाएगी? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ऐसा साइनोबैक्टीरिया जो एन टू फिक्सेशन करता है, और इस एन टू फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेज आवश्यक है, और इसके सिंथेसिस के लिए निफ जीन आवश्यक है। बाकी समीकरण से आप पता कर लेंगे। 16 एटीपी आवश्यक है, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनेंगे, और एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, और तत्व है मोलिब्डेनम और आयरन। और वातावरण की नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना क्या कहलाएगा? एन टू फिक्सेशन कहलाएगा। क्लियर है? आराम से स्लाइड को देखिए। दोस्तों, हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न से बात कर रहे हैं। और ये जो तरीका है ये बिल्कुल सेलेक्टिव है, सिस्टमेटिक है, और एक सिंपलेस्ट वे में आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही है। आपको बस पढ़ना है, समझना है और याद करना है। एन टू फिक्सेशन से ही जुड़ा कॉन्सेप्ट और है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या एन टू फिक्सेशन। इसके लिए एक शर्त है। इसकी शर्त है ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की शर्त है क्या? कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहता है मैं एन टू फिक्सेशन तो करूंगा, लेकिन मेरे आसपास ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए। इसका नारा है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का नारा है, आई हेट ऑक्सीजन, मुझे ऑक्सीजन से नफरत है। ये देखो, मुझे ऑक्सीजन से नफरत। ये कौन कह रहा है? नाइट्रोजिनेज। कि मैं एन टू फिक्सेशन कर दूंगा, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दूंगा, 16 एटीपी का इस्तेमाल कर लूंगा, मोलिब्डेनम और आयरन, और इनका उपयोग करके 1 मोल नाइट्रोजन को 2 मोल अमोनिया में बदल दूंगा, लेकिन मेरे आसपास ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए। आई हेट ऑक्सीजन। ये शर्त, ये नारा बहुत अच्छे से याद कर ले। और इसी को ध्यान में रखकर अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल कोशिका है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। कई बार तो सीधा क्वेश्चन आया है, हेटेरोसिस्ट किससे संबंधित है? नील हरित शैवाल से, साइनोबैक्टीरिया से। पहला तो आप सीधा ऐसे ही याद रखें, हेटेरोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी या किससे संबंधित है? साइनोबैक्टीरिया से संबंधित। क्या है हेटेरोसिस्ट? अभी देखेंगे। ये साइनोबैक्टीरिया का कोई जीव है, कोई शैवाल है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तंतुनुमा संरचना है।
इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो N2 फिक्सेशन या जिसमें N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, क्या कहलाती है? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट किसे कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका है, एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसमें N2 फिक्सेशन होता है, क्या कहलाती है? हेटेरोसिस्ट। सर बाकी कोशिकाओं में क्यों नहीं होता N2 फिक्सेशन? इस हेटेरोसिस्ट में ही क्या ऐसी खास बात है, क्या अनुकूलता है, क्या अडेप्टेशन है इस हेटेरोसिस्ट में जो इसके अंदर N2 फिक्सेशन हो रहा है? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दो बातें हैं, दो क्वालिटी है इस हेटेरोसिस्ट की। एक है थिक सेल वॉल, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इस वजह से बाहर से ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं आ पाती। ऑक्सीजन को अंदर क्यों नहीं लाना? क्योंकि N2 फिक्सेशन करवाना है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के नखरे, उनकी शर्त, उसका नारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाइट्रोजिनेज कह रहा है मैं N2 फिक्सेशन कर दूंगा लेकिन मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब अगर आपको हेटेरोसिस्ट के अंदर N2 फिक्सेशन करवानी है तो वहां ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, इसके लिए इसकी सेल वॉल मोटी होती है बाकी कोशिकाओं के तुलना में, कंपैरिजन में। दूसरी खास बात, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन का निर्माण है वो वाटर के फोटोलाइसिस या जल के प्रकाशिक अपघटन के दौरान या कारण होता है, और ये जल का प्रकाशिक अपघटन PS सेकंड में होता है। और अगर इस कोशिका के अंदर फोटोसिंथेसिस हो और PS सेकंड हो तो फिर मोटी कोशिका भित्ति का कोई मतलब नहीं है। बाहर से तो ऑक्सीजन नहीं आ रही लेकिन अंदर की ऑक्सीजन बन जाएगी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो अंदर भी तो नहीं बनाना। इसलिए हेटेरोसिस्ट कोशिका के अंदर PS सेकंड एब्सेंट होता है ताकि ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट मिल सके। कौन से एंजाइम को? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन से नफरत करता है, उसके नखरे हैं कि मेरे आसपास ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए। इन नखरों को उठाने के लिए एक स्पेशल कोशिका आई जिसने दो अनुकूलताएं अडेप्टेशन किए। पहला, अपनी सेल वॉल को मोटा कर दिया ताकि बाहर से ऑक्सीजन नहीं आए, और अपने अंदर PS सेकंड को अनुपस्थित कर दिया ताकि फोटोसिंथेसिस से भी ऑक्सीजन नहीं बन पाए, और इस हेटेरोसिस्ट के अंदर ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट बन सके और नाइट्रोजिनेज N2 फिक्सेशन कर सके। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत आराम से समझिए। और हेटेरोसिस्ट याद रखना है, एक विशेष प्रकार की कोशिका है ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में। आगे देखते हैं, आइए आगे है N2 फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, उससे जुड़े कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने दो प्रकार में इनको बांटा है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है। इस पूरी क्लास में मैं बैक्टीरिया भी अगर गलती से टर्म बोल रहा हूं वो साइनोबैक्टीरिया के लिए ही है। क्लियर है बात? ध्यान से देखिए। तो N2 फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है, ओलोसीरा, ओसिलेटोरिया, और इस ओसिलेटोरिया के बारे में याद रखना ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। तंतुनुमा नील हरित शैवाल है ओसिलोटेरिया। देखिए, ओसिलेटोरिया और ओलोसीरा ये फ्री लिविंग है, मुक्त रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साथ में नोस्टॉक और एनाबीना भी फ्री लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो चार हो गए, नोस्टॉक, एनाबीना, ये वाटर और मिट्टी में मुक्त रूप से रहते हैं। ओलोसीरा और ओसिलेटोरिया, ये चार फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है जो N2 फिक्सेशन करते हैं। ओसिलेटोरिया के लिए मैंने एक बात लिखी है कि ये तंतुनुमा या फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। आराम से देखिए इसे। दूसरा जो पैटर्न है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक या सहजीवी रूप में पाई जाती है और सहजीवी रूप में ही N2 फिक्सेशन करती है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से समझे। सिम्बायोटिक फॉर्म या सहजीवी रूप,
सिम्बायोटिक का मतलब आपको पता है ना, और सहजीवी का क्या मतलब है, दो जीव साथ साथ रहे और दोनों को फायदा हो, यही सिम्बायोसिस है। एक टर्म है, एक नाम है एजोला। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट क्या नाम है, एजोला। ठीक है, एजोला जो है वो जलीय फर्न है, एक्वाटिक फर्न है, जल में पाई जाती है। और फर्न किसके लिए आता है, टेरिडोफाइटा के लिए। ठीक है, एजोला राइस या चावल के साथ उगता है और चावल की पैदावार में लगभग 50% की बढ़ोतरी कर देता है। चावल जब आप उगाते हैं तो उस जगह पर पानी भर के रखना पड़ता है, और इस पानी के अंदर एक फर्न या टेरिडोफाइटा उग जाता है जिसका नाम है एजोला। तो पानी में उगेगा, क्योंकि चावल की खेती पानी में ही होती है, तो ये एक्वाटिक फर्न है। क्लियर है, और ये सहजीवी के रूप में पाया जाएगा। और क्या करेगा, एन टू फिक्सेशन। अभी आपको इतना याद रखना है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला, ये एक्वाटिक फर्न है। अगर चावल के साथ ये उग जाए तो चावल की पैदावार क्या कर देता है, 50% से अधिक कर देता है। देखिए आराम से, क्यों कर देता है सर, ऐसा क्या है एजोला के अंदर। देखिए, एजोला एक्वाटिक फर्न है जो चावल के फसल उत्पादन को कितना परसेंट, 50% तक बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्या है इस एजोला के अंदर, कारण है एजोला की पत्तियों में एनाबीना, एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है जो सहजीवी या सिम्बायोटिक रूप में रहती है। ये एजोला की लीफ है, इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसका नाम है एनाबीना। एजोला टेरिडोफाइटा की पत्तियों में एनाबीना नाम की ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। दोनों आपस में सिम्बायोटिक या सहजीवी रूप में रहते हैं। और आपको पता है ये एनाबीना एन टू फिक्सेशन करती है। एजोला की पत्तियों में जो एनाबीना पाई जाती है वो एन टू फिक्सेशन करती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है और चावल की पैदावार को 50% से अधिक कर देती है। इसीलिए एजोला को बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, एक्वाटिक फर्न है, इसकी लीफ में एनाबीना पाई जाती है और ये एनाबीना इंटू फिक्सेशन करती है। इसकी वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और चावल की पैदावार 50% से अधिक हो जाती है। क्लियर है, तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, एजोला का। एक और सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध है किसके साथ, नोस्टोक के साथ। एनाबीना का संबंध तो किसके साथ हो गया, एजोला के साथ, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन नोस्टोक का सहजीवी संबंध दो है जो आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो नोस्टोक पाई जाती है कोरेलॉइड जड़ में, और ये कोरेलॉइड जड़ किसकी है, साइकस की। और साइकस किस में आता है, जिम्नोस्पर्म का एक पादप है साइकस, उसकी कोरेलॉइड जड़ों के अंदर नोस्टोक पाई जाती है, एंटो फिक्सेशन करती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। एक और है कि ये नोस्टोक थैलस में पाई जाएगी। किसके थैलस में, एंथोसिरोस के थैलस में। और एंथोसिरोस किस में आता है, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा का एक पादप है एंथोसिरोस, उसके थैलस में क्या पाई जाती है, नोस्टोक, जो क्या करती है, एन टू फिक्सेशन। कहने का मतलब है एजोला, साइकस और एंथोसिरोस ये एन टू फिक्सेशन करते हैं, लेकिन ये खुद नहीं करते। एजोला के अंदर एनाबीना, साइकस की कोरेलॉइड जड़ में नोस्टोक और एंथोसिरोस के थैलस में भी नोस्टोक। एंथोसिरोस ब्रायोफाइट्स में, साइकस जिम्नोस्पर्म में और एजोला टेरिडोफाइटा का सदस्य है। ये भी आपको याद रखना है। आराम से देखिए, एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चलें, वीडियो को दोबारा पढ़ते चलें, रिवाइज करते चलें। चीजों को इस कनेक्टिविटी के साथ आपको बताया जा रहा है कि जब 1 मिनट पूरी होगी तो एक नहीं,
इतने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा। देखिए ध्यान से, ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनियल फॉर्म में रहती है, समूह में रहती है, और इसका उदाहरण है एनाबीना। अभी मैंने आपको बताया था एनाबीना अजोला फन की लीफ में पाई जाती है, एंटोफिक्सेशन करती है, इसीलिए अजोला को बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक कहा जाता है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर फिलामेंटस होती है, तंतुनुमा, और इसका उदाहरण है ओसिलेटोरिया। और इस ओसिलेटोरिया से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए। पहला, ये गर्म झरनों में पाया जाता है, क्लियर है। ओसिलेटोरिया गर्म झरनों में पाया जाएगा। ये 80 से 85 डिग्री तापमान सहन करने की क्षमता रखता है। ओसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो 80 से 85 टेम्परेचर सहन कर सकती है। इसका कारण याद रखना है, होमोपोलर बॉन्ड इन प्रोटीन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस ओसिलेटोरिया के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में प्रोटीन पाए जाते हैं, और इन प्रोटीन के बीच समध्रुवीय बंध या होमोपोलर बॉन्ड पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये उच्च ताप या हायर टेम्परेचर को भी सहन कर पाते हैं। क्लियर है बात। तीसरा है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका उदाहरण है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक कोशिकीय नील हरित शैवाल है। स्पाइरुलिना, इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, 70 से 78% इसमें प्रोटीन होगा। इसका मतलब ये एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन भी इनको कहा जाता है। एक कोशिका जो रिच इन प्रोटीन है, प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, एससीपी या सिंगल सेल प्रोटीन भी कह सकते हैं। और ये विटामिन बी 12, याद है विटामिन बी 12 का नाम, साइनोकोबालेमिन। और इस विटामिन बी 12 का नाम साइनोकोबालेमिन है, साइनोकोबालेमिन, और इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। और ये विटामिन बी 12 के एकमात्र वानस्पतिक स्रोत है। विटामिन बी 12 आपको स्पाइरुलिना से मिल सकता है, और इस स्पाइरुलिना का यूज एज फोडर ऑफ एनिमल, जानवरों के खाने के रूप में, चारे के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, स्पाइरुलिना का। और ये राजस्थान की सांबर झील में भी पाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सांबर झील में भी स्पाइरुलिना पाए जाते हैं, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, 70 से 78% प्रोटीन होगा। एक कोशिकीय है, इसलिए इनको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, और एकमात्र स्रोत है, वानस्पतिक स्रोत है, जिससे विटामिन बी 12 या साइनोकोबालेमिन प्राप्त किया जा सकता है। और इस साइनोकोबालेमिन या विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। आराम से देखिए इसे, स्पाइरुलिना बहुत महत्वपूर्ण है। साइनोबैक्टीरिया के एक एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और इस ऑर्डर में, इस सिस्टमेटिक वे में आपको बताया जा रहा है कि आपको समझने में, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान लगा के चीजों को पढ़ना है। सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिका भित्ति, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन आया। पेप्टिडोग्लाइकेन, डाइअमीनोपिमेलिक अम्ल, पेकोइक अम्ल और म्यूरामिक अम्ल। कि सर ये तो बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है। एक लाइन याद रखनी है और कुछ चीजों को कनेक्ट करना है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन पढ़िए। सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता। अब इनको समझने से पहले आप यहां देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन करने के लिए ही
जी कॉन्सेप्ट आया है, आपकी मर्जी आए वहां से पढ़ लीजिए, आपका मन करे वहां से पढ़ लीजिए, आपकी जितनी इच्छा है उतनी किताबें पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपने जी कॉन्सेप्ट का सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में तैयार किया गया स्टडी मटेरियल वाला एक भी वीडियो देखा है तो आप ये कोर्स परचेज करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। जो लोग नहीं ले पाए हैं उनका एक ही कारण है कि उन्होंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है। अगर देखा भी है तो उनके मन में संशय है कि क्या पूरा कोर्स इसी पैटर्न में मिलेगा। मिलेगा इसी पैटर्न। बोर्ड पर चीजें आपको सिस्टमेटिक लिखवाई जाएगी और उनको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। ये किसी बुक की कॉपी नहीं है, चीजों को इस तरीके से कंपाइल किया गया है कि वो आपके दिमाग में सीधी घुसे। कॉन्सेप्ट क्या है? साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बस। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टेकोइक अम्ल नहीं पाया जाता। यह टेकोइक अम्ल ओनली किस में पाया जाएगा? ग्राम पॉजिटिव में। तो जवाब क्या हो जाएगा? सी। बाकी पेप्टिडोग्लाइकेन, डाई अमीनो पिमेलिक अम्ल ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पाया जाएगा और म्यूरामिक अम्ल तो होता ही है। इस क्वेश्चन का जवाब है टेकोइक अम्ल। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब? ये याद रखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टेकोइक अम्ल नहीं पाया जाता, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए एक और टर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इसमें होता है। ऐसा प्रकाश संश्लेषण जिसमें हाइड्रोजन डोनर या H+ के दाता के रूप में H2O का इस्तेमाल होगा और ऑक्सीजन बनेगी। पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को, क्योंकि इनमें एरोबिक फोटोसिंथेसिस वायवीय प्रकाश संश्लेषण होता है और अधिकांश साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, गमन नहीं करते। लेकिन ओसिलेटोरिया जो गर्म झरनों में पाया जाता है, इसके कोशिका द्रव्य में कुछ प्रोटीन होते हैं जिनमें होमोपोलर बॉन्ड पाया जाता है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है ओसिलेटोरिया, इसमें हल्की सी गमन या ग्लाइडिंग या ओसिलेटरी मोमेंट पाई जाती है। नाम से ही पता लग रहा है ओसिलेटोरिया में ओसिलेटरी मोमेंट या ग्लाइडिंग पाई जाएगी। इसके अलावा मैक्सिमम जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्य हैं वो नॉन मोटाइल होंगे। तो इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो को साथ जोड़ते हुए फोटोसिंथेसिस इन ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सेशन और ब्लू ग्रीन एल्गी के जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, कॉलोनियल, फिलामेंटस और यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर में स्पाइरुलिना और ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद रखना है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोई अम्ल नहीं पाया जाएगा। क्लियर है बात? पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।